गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल एंड इन ऑक्टाहेड्रल को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों और कैसे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है कि भाई जब लीजेंड्स अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल में तो क्या करते हैं, वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, और अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच करेंगे तो dx² - y² और dz² वाले जो ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद। लेकिन जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वो इन बिटवीन द एक्सिस करेंगे, और ये हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि dx², dxy, dyz और dzx इनके जो लोब्स होती हैं शेप के अंदर, वहां पे क्या होगा बेसिकली कि वो इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ लीजेंड अप्रोच करेंगे तो ये ज्यादा उनसे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये इतना हम पीछे पढ़ चुके हैं। और उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये कलर को शो करते हैं, कलर को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर होता है उनका वो क्यों होता है। जो वीजीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी उसको। तो ये उसका एक टॉपिक बचा हुआ था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर शो होने का फिनोमिना क्या होता है भाई? कलर शो होने का फिनोमिना ये होता है कि अगर एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो क्या करेगा, पहले तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, और जिस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है, कलर वाला होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस वाली एनर्जी को, उस वेवलेंथ को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो ये टेबल कुछ इसी के बारे में, ये कुछ फिक्स वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है COCl352+। यहां कोबाल्ट जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें -1 चार्ज। जब ये कंपाउंड जो है इसने 535 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसको एब्जॉर्ब किया मतलब ये येलो कलर की जो लाइट थी उसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया इसने। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दिया वो कैसा कलर दिखाई दिया, वो वोयलेट कलर दिखाई दिया। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा दिखाई देगा आपको, वोयलेट। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसने येलो कलर की जो लाइट थी जो 535 नैनोमीटर की थी वो इसने एब्जॉर्ब की। तो जो जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें दिखाई देगा। अगर हम इसकी बात कर लें, कोबाल्ट NH3 और 3 पॉजिटिव है ये, तो ये 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ थी इसने एब्जॉर्ब की, जो ब्लू ग्रीन लाइट थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमें कौन सी कलर की लाइट मिलेगी, रेड कलर। तो हमें ये जो कंपाउंड है CONH3 ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब ये है CONH3 ये 475 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है ब्लू कलर के लिए, उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। और फिर हमें कैसा कलर दिखाई देगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो ऑरेंज कलर दिखाई देगा। कैसा कलर दिखाई देगा, येलो ऑरेंज कलर दिखाई देगा। ठीक है, येलो ऑरेंज। अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूं CN63-, ये 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि अल्ट्रा वोयलेट रीजन में आती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो वेवलेंथ हैं ये आपके विजिबल रीजन के अंदर 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ आती हैं वो सारे के सारी विजिबल होती हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, विजिबल होती है। इनसे ज्यादा वाली जो होंगी उनको भी हम नहीं देख सकते और
इनसे कम होगी उनको भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। इससे ज्यादा वाली इंफ्रारेड, इससे कम वाली अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट देखो इससे कम है 400 से कम है 310 नैनोमीटर, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ठीक है। तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रीजन में 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो कौन सा कलर हमें दिखाई दिया? पेल येलो कलर। अगर ये वाला इसमें हमें पेल येलो कलर दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसका रीजन ये है कि इसने अल्ट्रावायलेट रीजन में 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। ये भी विजिबल, ये भी विजिबल, ये भी विजिबल है ना, ये दोनों भी विजिबल। जब हमने बात की कॉपर H2O4 पॉजिटिव की, तो ये 6-7 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, रेड कलर की, उसको उसने एब्जॉर्ब किया, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे दिखाई दिया? ब्लू कलर दिखाई दिया। सेम टू सेम यहां हो जाएगा, ठीक है। TiH2 टाइटेनियम है, H2O4 है, 2+ है, ये 498 498 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी ब्लू ग्रीन, उसको क्या करेगा? ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हमें वायलेट कलर दिखाएगा। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, तो हमने यहाँ पे, ठीक है, तो हमने देखा गया यहाँ पे कि पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, एक पर्टिकुलर कलर की जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कलर होता है। तो हमने कल एक बात की थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में ट्रांजिशन के बारे में बात की थी, डीडी ट्रांजिशन के बारे में, कि भाई डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होते हैं। तो अभी उसके बारे में बात करने जा रही है कि डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है। डीडी ट्रांजिशन, अभी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाए या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में है, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो देखो ये मेरे पास d ऑर्बिटल्स थे और हमने क्या देखा था कि इनके बीच में होगी स्प्लिटिंग, तो ये मैंने d बना दिया है ना, ऑक्टाहेड्रल फील्ड ले लिया मैंने, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग दिखा दी। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसे ही होता है, इनको हमने नाम दिया था T2G और इनको हमने नाम दिया था EG, ठीक है। इसके अंदर था dxy, ये था dyz और ये था dzx और ये था dx² - y² और ये था dz², ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, टाइटेनियम H2O6 3+, ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया तो टाइटेनियम पे चार्ज कितना निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। H2O पे न्यूट्रल होता है H2O तो और हो गया ये +3, X इक्वल क्या है +3। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d2 4s2, लेकिन टाइटेनियम नहीं है ये, तो टाइटेनियम 3+ है, तो ये क्या हो जाएगा आर्गन 3d1, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो 3d1 बचेगा इसके पास। जब इसके पास 3d1 बच रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यही आ जाएगा, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो जब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी T2Z1 EZ0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटी Ti3+ की T2Z1 EZ0, तो T2Z में देखो 1 है और EZ में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैंने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो कि लीजेंड्स प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल होती, तो क्या वो कोई कलर शो कराती? बिल्कुल भी नहीं। जब भी लीजेंड्स आते हैं तो लीजेंड्स के आने की वजह से ही कलर शो होता है। जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल लूं, ठीक है, ये देखो ये ग्रीन कलर का था पहले, कैसे कलर का था ये? ग्रीन कलर का। निकल H2O6 ये एक्वस फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में था, 2+ चार्ज दे रखा है इसके ऊपर, आयनिक कंपाउंड है ये। तो जब इसके अंदर हमने इथाइल टाइमिन डाल दिया, देखना है जब हमने इसके अंदर लीजेंड को इंट्रोड्यूस कर दिया
तो जैसे हमने लीजेंड को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ये कैसा था, ग्रीन कलर का था, अब ये कैसा हो गया, पेल ब्लू कलर का हो गया। तो निकल, यहाँ पे भी निकल है, ठीक है, +2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज है, निकल उसके अंदर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके अंदर भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके अंदर भी वाटर, इसके अंदर भी वाटर। तो ये ग्रीन से पेल ब्लू कलर क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये इथाइलिन डायमीन आ गया लीजेंड में। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे लीजेंड आएगा इसके अंदर, जैसे लीजेंड इंटरेक्ट करेगा इनके साथ, लीजेंड आ जाएगा, तो इसकी वजह से कलर्ड प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लीजेंड की वजह से कलर्ड प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी अभी देखा है ना, ये भी निकल टू पॉजिटिव, ये भी निकल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड। तो ये ग्रीन और ये पेल ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर इथाइलिन डायमीन नहीं था, इसके अंदर इथाइलिन डायमीन है। मतलब अगर मान लो कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से अगर मैं लीजेंड्स को हटा देता हूं तो क्या होगा मेरे पास, वो कलरलेस हो जाएगा। कब तक रहेगा, जब तक वो लीजेंड नहीं है। तो dxy, dyz और dzx, dx² माइनस y² और dz², ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना, ये Pi3+ आई है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा स्प्लिट होने के बाद। तो जब ये इसके अंदर ऐसे आ गया, तो अब इस कंपाउंड ने क्या किया, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को, लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। क्योंकि अगर मान लो कि मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और ये हमने कल भी पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो लोग प्रेजेंट हैं वो ऑन द एक्सिस हैं, तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। देखो इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी T2Z1 Eg0, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैसा हो गया, T2G0 और Eg1 बदल गया ये, है ना। पहले Eg में नहीं थे, अब Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया एक, पहले T2G में था वो Eg में चला गया, ठीक है, T2G वाला Eg में चला गया। इसका मतलब यहां क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में थे, वो हाई एनर्जी लेवल में चले गए, ठीक है, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में चले गए। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये होगा ना कि ये जो ट्रांजिशन होगी इसके अंदर, ये भी डी और ये भी डी, हमने कहा था कि डी ट्रांजिशंस के बारे में देखेंगे क्या होती है डी ट्रांजिशंस। अब देखो ये पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल है, ये दो स्प्लिट हो गए, ये T2G के अंदर डी के 3 ऑर्बिटल और Eg के अंदर डी के 2 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, डी से डी में ही तो जा रहा है ना बेसिकली, तो ये कहां जा रहा है, डी से डी में ही जा रहा है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन तो हो ही नहीं है, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल से सब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। तो डी से डी के बीच में मेरे पास ट्रांजिशन हो रही है, तो ऐसी ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, डी ट्रांजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशंस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कलर्ड क्यों है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर डी ट्रांजिशंस होती हैं, आप बना के देख लोगे, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में यही आ गया कि बताओ टाइटेनियम H2O6 3+ कलर्ड क्यों है, शो करो, प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम डी टू बी, इसीलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशंस की वजह से ये कंपाउंड कलर्ड प्रॉपर्टी शो कराएगा। अब ऐसा नहीं पूछा कि कैसा कलर शो कराएगा, क्योंकि कलर आपको याद करना पड़ेगा, है ना। देखो जब हमने बात की, आप कितने कलर याद रखोगे, हमने बात की इससे पहले वाले कंपाउंड में, जब निकल 2 पॉजिटिव में था तो ग्रीन था ना, जब तक उसके पास वाटर थे, वाटर के मॉलिक्यूल थे। जब ये निकल था +2 में था, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, कलर चेंज हो गया था।
तो ऐसे करके आप कितने याद रखोगे, निकल 2 पॉजिटिव ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि कलर्ड प्रॉपर्टी शो क्यों कराती है डीडी ट्रांजिशंस की जैसे कराती है। लीजेंड आएंगे तो क्या होंगे, लीजेंड आएंगे तो इनके बीच स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में ट्रांजिशन होगी। अगर मान लो लीजेंड ही नहीं आएंगे, तो अगर मान लो कि डी के 5 ऑर्बिटल पड़े हुए है ना, ये 3D है, तो जब लीजेंड अप्रोच ही नहीं करेंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, है ना, तो जब डी के ऑर्बिटल्स के साथ लीजेंड अप्रोच ही नहीं करेंगे, उनके बीच में स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, तो कहां इसके अंदर ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन तो तब होगी ना तब ये टूटेगा, और टूटेगा कब, तब लीजेंड अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए तो कहा कि लीजेंड आते हैं तब क्या होता है, कलर प्रॉपर्टी शो कराते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये था कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कल छूट गया था, मतलब उसके वाले इससे पहले वाले जो वीडियो उसके अंदर ही कवर नहीं हुआ। ठीक है, हमने सिर्फ डीडी ट्रांजिशंस के बारे में उसका जिक्र किया था, और ये डीडी ट्रांजिशंस कैसे होती हैं, ये ऐसे होते हैं डीडी ट्रांजिशंस। एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इसको। और एक चीज और है इसके अंदर, लिमिटेशंस पढ़ेंगे इसकी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कलर वाला हो गया, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और यूज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं कि यूज कहां होते हैं, ये छोटा छोटा रहता है। और एक टॉपिक और रहता है ना, मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, सिनर्जेटिक बोलते हैं जिसको ना, वो पढ़ेंगे। चलो अभी नेक्स्ट वाले में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो हमने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, और वैसे अगर आप उसको पढ़ना चाहो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है तो आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ही। क्या होता है कि मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लीजेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये तो हमने पढ़ा, बीबीटी के अंदर कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर फिल करेगा। लेकिन जो मेटल होती है, मेटल के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे उनको, और जब वो इलेक्ट्रॉन लीजेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे बाई मेटल, ठीक है, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी ना, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा था, पढ़ लेना इसके बारे में, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सिनर्जिक बॉन्डिंग और मेरे पास और हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ लेंगे और यूज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये आई होप कि वो लास्ट लेक्चर रहने वाला है ना, ये सेकंड लास्ट लेक्चर। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।